नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मंजिल की राह पर जब निकले हम, अफसोस मौत पर आकर मंजिल खत्म हुई। जब हांकरोटा हादसा हुआ तो लगा कि इसके बाद राजस्थान जागेगा, लगा कि सिस्टम जागेगा, लगा कि हर कोई ऐसे हादसों को रोकने की पुरजोर कोशिश करेगा, लेकिन वो जख्म भर पाते उससे पहले ही जैसलमेर के अंदर एक बस फिर से आग का गोला बनती नजर आई। मुर्दों के जिस्म को गिनते गिनते आंखें थक गई। आज भी गिन रही हैं, आज भी एक की जान गई और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 28 हुआ। फिर सोचा कि शायद सिस्टम जागेगा, राजस्थान जागेगा और ऐसे हादसों को फिर से नहीं होने देगा, लेकिन आज फिर से घटना घटी। एक और बस आग का गोला बनी और वही लापरवाही, वही बस के अंदर सिलेंडर, वही बस के ऊपर सामान और एक और बस मंजिल तक मजदूरों को पहुंचा पाती उससे पहले दुनिया से वो रुखसत हो गए। क्या वाकई में लापरवाहियों का कोई अंत होता है? क्या वाकई में मौत की कोई कीमत होती है? हम जिंदगी की कीमत की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसकी अगर कीमत होती तो एक के बाद यह हादसे नहीं होते। क्या वाकई में सिर्फ एक ड्राइवर की लापरवाही जिसने बस को उधर डाल दिया जहां हाई टेंशन लाइन और उसके टकराने से बस के अंदर आग लगी? क्या वो आरटीओ जिम्मेदार नहीं जिसको यह जानकारी नहीं कि 12-12 सिलेंडर लेकर एक बस चल रही है? सोचिए, अगर ये ब्लास्ट और बड़ा होता और किसी ट्रैफिक के बीच में होता, कितने लोगों की जान जाती? क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 34 सीटर बस के अंदर 60 से ज्यादा लोग ठूस ठूस कर भरे गए हैं और वो मर रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में जिंदगियां इतनी सस्ती हो चली हैं कि एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं, हम उस पर शोर करते हैं, हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम मुआवजा देते हैं और फिर एक नया दिन, एक नया हादसा, एक नया अफसोस, एक नया मुआवजा। क्या हम इस सिस्टम को बदल नहीं सकते? आज बात इसी में। जम्मू में मैंने 3-4 गाड़ियों को मैंने वहाँ रोका और उनमें इतनी खामियां मिली कि उनमें भी 2 एलपीजी गैस के सिलेंडर भी मिले उन गाड़ियों में। आप सोचिए, ऐसा महसूस होता है कि जब 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 एक एक घटना की स्टडी करते हैं तो लगता है कि मारने के लिए उस पूरे रास्ते को चुना गया, उस पूरी व्यवस्था को चुना गया और यहां भी यही हुआ। लेकिन क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? और क्या वाकई में जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते? और क्या मानकर चलें कि इस डिबेट से बहुत कुछ नहीं बदलना है? हो सकता है 2-4 दिन के बाद हम एक नई डिबेट इसी तरीके की कर रहे हो जहां बिल्कुल ऐसा ही हादसा हो रहा। क्या वाकई में यह सब यूं ही चलता रहेगा? हम इस पर सिर्फ मंथन कर सकते हैं और इसलिए आज हमने कांग्रेस और बीजेपी से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि व्यवस्थाएं पार्टी क्या बदल सकती हैं, बदलने की सोच सकती हैं, या ये पूरा खामियाजा या पूरी जो खामी है वो सिस्टम के अंदर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेहा खुल्लर जी हैं, जो कि मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी की सदस्य हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं एकलव्य सिंह जी हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर ही अमित मल्होत्रा जी जुड़े हैं। शुरुआत नेहा खुल्लर जी आपके साथ में। मैम, रोड सेफ्टी को लेकर आप कितने ही अभियान चलाइए, मैं बहुत दर्द के साथ यह सवाल कर रहा हूं, आप कितना ही अवेयर कीजिए, इस तरीके की घटनाएं रुकना मुझे लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि सब सोए हैं। जिन्हें चेक करना है वो चेक नहीं कर रहे हैं, जिन्हें बस चलानी है वो नियमों को तोड़ रहे हैं, जिन्हें व्यवस्थाएं संभालनी है उनका ध्यान नहीं है और एक बस के अंदर 12-12 सिलेंडर चल रहे हैं, ऊपर मोटरसाइकिल रखकर चला जा रहा है और ये हादसे हो रहे हैं। अब जरा मुझे बताइए, इसमें रोड सेफ्टी के नियम क्या करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें रोड सेफ्टी के नियम कायदे कानून क्या करेंगे? मतलब आज ये मेरे ख्याल से पिछले 15 दिनों में 5वीं डिबेट होगी जिसमें इस तरह के हादसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
और आपने सारे वैलिड पॉइंट मेंशन किए हैं कि किसी एक को क्या दोष दें, पूरा महकमा जो है क्या, और आज भी नहीं जाग रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस तरह के हादसे पहली बार हुए हैं। सिलेंडर लेके आप कैरी करके लेके जा रहे हो, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। एक मुझे ध्यान है कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह की एक बस कच्चे में उतर गई थी, हाई टेंशन लाइन से टकरा गई थी, उसमें भी काफी लोगों को जान उसमें चली गई थी। उसके बाद रीजंस इतने सारे हैं, ना चेकिंग है ना कोई सिस्टम है, पर सवाल भी किससे करें। अगर मैं अभी जयपुर का एग्जांपल लूं तो बड़ा ऑफिसर ड्रिवन अप्रोच है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी आरटीओ साहब बड़े अच्छे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, लेकिन क्या जब उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो परिवहन विभाग फिर से अपने पुराने धर्रे पे आ जाएगा? और स्टेट में जयपुर को छोड़ के बाकी जिलों का क्या? जी, और ये तो आप बस का कह रहे हो कि सिलेंडर जा रहे थे, आए दिन सड़कों पर लोग कंपनी फिटेड गैस किट ना लगा के एलपीजी सिलेंडर कारों में लगाते हैं। अभी रिसेंटली भारत जोड़ो सेतु पे एक कार में आग लग गई थी, जगतपुरा में वीआईटी कॉलेज के सामने आग लग गई थी। ये तो हद से नोटिस में भी नहीं आते। जी, ये तो लेकिन क्या मैं सिर्फ राजस्थान को दोष दूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के किसी राज्य में चले जाइए हाल ऐसे ही है। अब यूपी से बस चली, यूपी से आसमान से तो सीधी राजस्थान नहीं आई, यूपी के ना जाने कितने टोल क्रॉस किए होंगे, फिर दिल्ली के टोल क्रॉस किए होंगे, एनसीआर को कवर किया होगा, फिर हरियाणा को कवर किया होगा, तब जाकर राजस्थान में एंट्री हुई है। मैम, सब अंधे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान को बस हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हुए हैं, तो हम अपने प्रशासन को पहले क्वेश्चन कर सकते हैं जी। बाकी नेशनली देखें तो बहुत से स्टेट्स हैं जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, पर एक दो स्टेट्स ऐसे भी हैं जो गुड एग्जांपल इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जैसे पंजाब है, उड़ीसा है, उन्होंने प्रयास किए हैं, हाथ से रोके भी हैं, है ना, सिस्टम बनाया है। यूपी में भी कई जिलों में सिस्टम बना, लेकिन सवाल राजस्थान से अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो लगातार हादसे हो ही रहे हैं जी, और क्वेश्चन किया जा रहा है अथॉरिटी को, क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे, अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे। ठीक है मैम, लेकिन किस किस की अकाउंटेबिलिटी चेक करें? अब एक व्यक्ति अपने गले के अंदर फंदा टांग कर चल रहा है, वो सिर्फ एक हादसे का इंतजार कर रहा है। भाई सिलेंडर को, भरे हुए सिलेंडर को साथ लेकर चलना फंदे को साथ लेकर चलने के बराबर ही तो है एकलव्य सिंह जी। इसमें वो मजदूर भी दोषी जो सिलेंडर लेकर आया, इसमें वो बस भी दोषी जिसने उसको रखने दिया, इसमें वो आरटीओ भी दोषी जिन्होंने उसको चलने दिया, इसमें वो टोल भी दोषी जहां इनकी चेकिंग नहीं हुई। किसको दोष दें भाई? देखिए विजेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो जिसे कहते हैं ना हम एक कंप्लीट सिस्टमिक फेलियर, हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है जो एक तरह से इस सिस्टम के जो सारे भाग हैं वो एक साथ मिलकर यमराज को दावत दे रहे हैं। आप देखिए कि जो हमारा परिवहन विभाग है, जब वो लाइसेंस देता है ड्राइवर को, कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर को, तो वो ये नहीं देखता, वो सिर्फ यही देखता है कि क्या उसको गाड़ी चलाने आती है, क्या सेफ्टी क्या होती है ड्राइविंग के समय, क्या इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखिए कि इन जो बस ऑपरेटर्स को जो लाइसेंस दिया जाता है, दिन ब दिन किसी भी समय आप रोड पे निकल जाइए, आपको ओवरलोडिंग के बतेरे एग्जांपल्स मिलेंगे। क्या इन बस ऑपरेटर्स का लाइसेंस कैंसिल किया जाता है या इन्हें कोई ऐसी सजा दी जाती है जो नजीर बने? आप रोड कंस्ट्रक्शन और यूसेज ले लीजिए, पंचायत लेवल पे गांव में जो हमारे पंचायत के जो अधिकारी और सदस्य होते हैं, जब वो देख रहे हैं कि इतनी बड़ी व्हीकल जब मेन रोड छोड़ के गांव के एक कच्चे रास्ते पे उतर गई है, तो क्या उनको प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए कि भाई ये हमारे गांव के कच्चे सड़क पे इतनी बड़ी कमर्शियल व्हीकल चल रही है? हमारी आप न्यायपालिका की भी व्यवस्था ले लीजिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी सजा देते हुए ऐसे मामलों में जल्दी से सुना है जो एक नजीर बने? सरकार का एक्शन आप देखिए विजेंद्र जी, आखिर सरकार का भी तो ये दायित्व है ना, ये जो इतने सारे लोगों को जो अभी हम अकाउंटेबल ठहराने वाली बात कर रहे थे, तो इन सारे लोगों को अकाउंटेबल जल्दी से जल्दी कौन ठहरा सकता है? सरकार ही ठहरा सकती है। और अंत में विशेषकर विजेंद्र जी, हमारा मतलब जो खुद का सामाजिक दायित्व जो है हम लोगों का, हम ही तो हैं जो बस के ऊपर खुद बैठ जाते हैं। वो तो आप भला मानिए कि इस बस के ऊपर लोग नहीं बैठे हुए थे, जो हमें कई बार जगह जगह हाईवेज पे और कई जगह बैठे हुए दिखते हैं। सोचिए अगर लोग बैठे होते इस बस के ऊपर तो क्या होता। तो मैं समझता हूं विजेंद्र जी, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर ये बस किसी एक ऐसी जगह पर हादसे का शिकार होती जहां बहुत ज्यादा लोग होते, अब सोचिए 12 भरे हुए सिलेंडर लेकर चल रहे हैं,
4 फटे हैं जो मेरे पास जानकारी है, 8 और फटते तो क्या होता, जरा सोचिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है विजेंद्र जी। मतलब ये एक कमर्शियल व्हीकल है जो कि मतलब पैसेंजर्स के लिए है, और उसमें यदि अगर 12 भरे हुए सिलेंडर, गैस के सिलेंडर ले जाने दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा सिस्टमिक फेलियर है। ये अब वही बात है ना विजेंद्र जी की आज हम इस चीज को, सबसे बड़ी समस्या क्या है विजेंद्र जी की, ऐसी खबरों को हम डिस्कस करते हैं और 1 दिन 2 दिन बाद, और देखिए एक ये भी है, मानवता वाली बात ये है विजेंद्र जी कि ये बना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है यही एक्सीडेंट। और मैं तो कहता हूं अगर एक्सीडेंट अवॉइड भी हो जाता है ना एविएशन इंडस्ट्री में, क्योंकि उसमें हाई इनकम ग्रुप के लोग ट्रैवल करते हैं। कल आपने सुना होगा कि वो एयर इंडिया के बगल में एक बस खड़ी थी, उसमें आग लग गई थी, कुछ हुआ नहीं, लेकिन सारे नेशनल न्यूज चैनल्स ने उसे कवर करा। एयर इंडिया का जब एक्सीडेंट हुआ आज तक उस पर मतलब डिबेट्स होते हैं, बातें हो रही हैं, फॉलो अप हो रहा है। लेकिन यहां शायद इसमें मजदूर थे तो शायद उनकी जान इतनी सस्ती है कि 1 दिन 2 दिन खबर चलती है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन दोषी किसको ठहराएं? अमित मल्होत्रा जी। सब तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो सिलेंडर लेकर चल रहे हैं वो 4 पैसे बचाने के लिए, जो अपना प्रदेश छोड़कर आ रहे हैं वो 4 पैसे कमाने के लिए, जो बस चल रही है वो इसलिए सिलेंडर को रखने दे रही है क्योंकि अगर नहीं रखने देंगे तो वो उसमें चलेंगे नहीं, और इसीलिए वो 34 सीटर के अंदर 60-60 लोगों को भर रहे हैं। तो सब तो पैसे के लिए हो रहा है, और अगर पैसा ही बढ़ा है तो जिंदगी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। जब तक हम सब जने जागरूक नहीं होंगे तब तक सुधार आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि अभी साथी ने बताया कि भाई आरटीओ की भी गलती है, बिजली विभाग की भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं बिजली विभाग से आता हूँ, कि हमने जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है 2023 में उन्होंने एक रेगुलेशन लेके आए और उन्होंने अपने पूरे मापदंड वापस रिवाइज किए। उन्होंने ये कहा कि मिनिमम 11 केवी पे 14.72 फीट हाइट पे आपकी लाइन होनी चाहिए 11 केवीपी। किस जगह? जो आम रास्ता नहीं है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उस जगह आपकी जो हाइट है वो 17 फीट पे थी, उससे बहुत ऊपर थी। अब आप सोचिए कि जो 12 फीट की जो बस होती है वो 17 फीट की हाइट पे जाके उससे टकरा गई, कितना ज़्यादा ओवरलोड था। हम कहीं पे भी सुधार की गुंजाइश देखते हैं तो कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देगा। आज मैं मानता हूं कि यदि 1 मिनट, अगर 17 फीट की बस है, माफ कीजिएगा, अगर 12 फीट की बस है जी, तो 5 फीट तो भाई साहब मोटरसाइकिल की हाइट भी नहीं होती। अगर मैं मोटरसाइकिल को सीधा भी खड़ा कर दूंगा तो भी नहीं होगा। तो क्या 11 केवी की लाइन अपने मापदंड जो 17 फीट होनी चाहिए उससे नीचे रही? नहीं, जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है उस जगह की जो मापदंड है वो आम रास्ता नहीं है विजेंद्र जी। जी, आम रास्ता नहीं है तो उसके हिसाब से 14.72 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। हाइट थी 17 फीट, 17 फीट हाइट थी। 17 फीट के बावजूद वहां एक्सीडेंट हो गया। आप कंफर्म कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 17 फीट कंफर्म कर रहे हैं? 17 फीट कंफर्म है। जो मैं आधिकारिक बात बता रहा हूं, जो प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट गई है उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि धरातल से उसकी ऊंचाई 17 फीट थी 11 केवी की। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मुझे बताइए कि फिर 17 फीट पे बस कैसे टकरा गई? हाँ बिल्कुल, आपकी बात मान लेता हूं मैं, सर बताइए। देखिए, एक तो वो आम रास्ता नहीं था। अरे सर छोड़ दीजिए ना भाई, जमीन पर बस खड़ी है जी, 12 फीट हाइट है बस की। 12 फीट हाइट, 12 फीट है, 12 ही सामान रख लीजिए, हद करके 2 फीट हो जाएगा। नहीं विजेंद्र जी, 12 फीट मापदंड है कि हाइट 12 से 13 फीट होनी चाहिए। असल में बस की हाइट कितनी थी? उसके ऊपर जो ओवरलोड करके सामान रखा गया था उसकी हाइट कितनी थी? वो चीज तो करनी है। हम यहां पर आज इस डिबेट के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप देखिए तो सही कि आप कितना ज्यादा ओवरलोड करके लेके जा रहे हो। दूसरी बात, जो जैसा कि इसको जो फिटनेस प्रमाण पत्र मिला होगा, जिन्होंने भी इसके बॉडी को बिल्ड किया, उन्होंने मापदंडों की ऐसी की तैसी कर दी जी, और वो पास हो गई। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहूंगा कि जो आम रास्ता नहीं है, मतलब जो रास्ता है जाने का, वहां पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशन के हिसाब से हाइट होनी चाहिए 21 फीट। इसलिए यह हादसा हुआ है क्योंकि वो आम रास्ता नहीं था। अगर वो आम रास्ता होता तो वहां की जो ऊंचाई है, जो लाइन है, वो 21 फीट से ऊंची होती जी। मिनिमम 21 फीट पे लाइन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये आम रास्ता नहीं था इसलिए वहां की जो हाइट है वो 17 फीट थी। अगर ये 4 फीट और हाइट का मतलब क्या भाई? गांव बस्ती के लिए जो रास्ता जाएगा उसको हम आम रास्ता माने या ना माने? नहीं, लेकिन ये आम रास्ता नहीं है, ये कोई सरकार का बनाया हुआ रास्ता नहीं है। आप देखेंगे जो वीडियो आया है उस बस का, बाकायदा खेत के बीच में से एक आम रास्ता बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने बनाया होगा या किसी अथॉरिटी ने बनाया होगा, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो आम रास्ता नहीं है, आने जाने का नहीं है, बस के जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।
हैवी व्हीकल के जाने लायक नहीं है। हो सकता है आप भी जानते हैं कि अपने गांव में किस प्रकार के जो रास्ते नहीं है, तो वो हो सकता है टू व्हीलर के लिए बनाया गया। ठीक है नेहा खुल्लर जी, मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से वही घटना घटी है जो जोधपुर जैसलमेर की घटना से कनेक्ट होती है कि जो बॉडी बनाने वाले बिल्डर हैं उन्होंने एक ऐसे मापदंड के साथ इस बस को बनाया कि वो मापदंडों पर खरा ही नहीं उतरी। क्योंकि अगर मैं इनकी बात सही मानूं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं कंफर्म कर रहा हूं और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हैं, वो कह रहे हैं कि 17 फीट के ऊपर 11 केवी लाइन थी। अब अगर बस 12 फीट की है और उस पर 2 फीट और एडिशनल मान ले तो भी वो टकरानी नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब यह है कि बस की हाइट 15 से 15.5 फीट रही होगी, उसके ऊपर फिर सामान रखा गया होगा और फिर वो टकराई होगी। तो ये तो बाकायदा जो नॉर्म्स है, बॉडी बिल्डिंग के जो नॉर्म्स है बसों के, उसी के अगेंस्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो जो बॉडी बिल्ड था बस का वो एप्रोप्रिएट नहीं था नॉर्म्स के मुताबिक। अगर हम अमित जी की बात को माने कि भाई ये खाली 17 फीट पे थी और उसके बावजूद एक्सीडेंट हुआ है, तो लॉजिकली इट सीम्स कि भाई बस गलत बनी हुई थी। यही डिबेट आपने सही कहा जैसलमेर वाले हादसे की भी हुई है। तब भी ये सामने आया कि हमारे यहाँ 90% गाड़ियां, 90 भी मैं कम ही कह रही हूँ शायद, बिना फिटनेस के चल रही हैं, बिना नॉर्म्स के चल रही हैं। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम जनता को ना सबसे आखिर में दोष दें, क्योंकि आप अपने राज्य का ट्रांसपोर्ट पॉलिसी देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, जनता एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ना, आपने कहा पैसे का मामला है, कमाने के लिए तो जाएगी ना, जीवन हमने कितना अच्छा नेटवर्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क अरे मैम जाएगी तो ऐसा थोड़ी ना है कि भारी सिलेंडर को गोद में बच्चे की तरह लेकर जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई पहले सरकार, प्रशासन विभाग, खासकर परिवहन और पुलिस ये देखे कि किस तरह के वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। और आपने शुरू में एक बात सही की थी, ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग नया नहीं बना, वर्षों से परिवहन विभाग अलाउ कर रहा है इस तरह के व्हीकल्स को चलने के लिए। जब कोई हादसा होता है तो डिबेट होती है, इंप्रूवमेंट नहीं है। तो ये तो कोर वर्क है ना परिवहन का, फिटनेस देना, रजिस्ट्रेशन करना, उनका कोर वर्क रेवेन्यू मैम होता है ना, फिटनेस का कैसे टेस्ट होता है और कैसे सर्टिफिकेट मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ में देखा ना आपने, ये सब बस अपनी जगह खड़ी थी वहीं पर मिल गया था। राजस्थान में मुश्किल से 2 फिटनेस सेंटर्स हैं और वो केटर कैसे करेगी डिमांड को, नहीं कर सकती। लेकिन क्या कोई प्रशासन इस पे पहल कर रहा है कि इसकी नंबर संख्या बढ़ाई जाए फिटनेस सेंटर्स की? ठीक है एकलव्य, क्योंकि इस घटना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2 ही तरीके से घटना घटी है। या तो बॉडी बिल्डिंग के दौरान उसकी हाइट को एक्सटेंड किया गया नियम से अगेंस्ट, या फिर जो 11 केवी की लाइन थी वो नियमों से ज्यादा नीचे थी। अब चूंकि अमित जी कह रहे हैं कि भाई कंफर्म है, डिपार्टमेंट कंफर्म कराए कि वो 17 फीट पर थी और वो जो होनी चाहिए नॉर्मली 14 फीट, उससे भी 3 फीट ऊपर थी, तो यहां डिपार्टमेंट की तो गलती है नहीं। तो क्या हम अभी भी जैसलमेर की घटना के बाद सीख नहीं ले रहे कि एक एक बस को चेक कर लिया जाए, उनके नियमों को चेक कर लिया जाए? क्योंकि घटना को घटने, लोगों की जान को इस दुनिया से रुखसत करने से ज्यादा चाहे कि कुछ वक्त के लिए बसों के पहियों को स्टॉप कर दें। देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि ये जो फेलियर है, मैंने पहले भी कहा, ये फेलियर मल्टीपल लेवल्स पे है। आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है, हमारे जो को पैनलिस्ट कह रहे हैं वो बातें भी सही हैं, परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस करना कि ये पर्टिकुलर हादसा अभी क्यों हुआ। ये हाई टेंशन लाइन, बस की बॉडी, ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो विजेंद्र जी ये है कि ये बस इस रास्ते पे होनी ही नहीं चाहिए थी। ये बस इस रास्ते पे उतरी क्यों? इतना बड़ा कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल खेत के बीच में से एक आम रास्ते पे, मिट्टी के रास्ते पे जा रहा है, तो वहां पे हाई टेंशन लाइन, मतलब उसके नॉर्म्स क्या होने चाहिए थे, बस की बॉडी, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा ना विजेंद्र जी, इंपॉर्टेंट यही है कि मल्टीपल लेवल्स पे फेलियर होता है तो हम भी मल्टीपल बातें करके और फिर बातों को भूल जाते हैं। इशू ये है कि जो अलग अलग अथॉरिटीज इन्वॉल्व है वो कब इनको पिन पॉइंट करके और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी, और अगर यदि ये स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही हैं तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इन सारे लोगों की, इन सारी अथॉरिटीज पे ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि एक नजीर बने कि अगली बार जब ऐसा हादसा हो तो ये लोग कांप जाएं कि अगर हमारी गलती हुई, हमारे पे अकाउंटेबिलिटी आई तो गाज हम पे गिरेगी। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसको कैसे रोका जाता, बताइए भाई। हर एक कच्चे रास्ते के बाहर तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं बताता हूं कैसे रोकते, बताइए कैसे रोका जाता, मैं बताता हूं विजेंद्र जी। ये घटनाएं जो होती है ना विजेंद्र जी, एक दिन में नहीं रुकती, लेकिन यदि जब ओवरलोडिंग की बस चलती है
तो जब आरटीओ कहीं ना कहीं, तो आपने बताया ना यूपी से आ रही थी बस, जब आरटीओ वाले ऐसी बस को देखते हैं, जब उसको पकड़ते हैं, जब भारी फाइन होता है, और उसके बाद जब बस ऑपरेटर का लाइसेंस कैंसिल होता है, और यदि ऐसी चीज लगातार होती है, तब जाके धीरे धीरे समाज में बदलाव आता है। विजेंद्र जी, ऐसा नहीं हो आप सकता। ये कह रहे हैं कि किसी एक जगह भी चेक कर लिया जाता और वहीं पर इसको सीज कर लिया जाता तो ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल, ये तो खैर, लेकिन विजेंद्र जी शायद ये एक घटना नहीं घटती अगर एक जगह ऐसा, लेकिन जब लगातार हमारे समाज में ऐसा होगा। विजेंद्र जी, इसमें दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। क्या हमें नहीं पता कि आरटीओ वाले इन बसों को कैसे चलने देते हैं? तो जो ऐसे केसों में, जो घूसखोरी में जो ऑफिशियल्स और अधिकारी पकड़े जाते हैं ना, उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो एक नजीर बने, तब जाके समाज में एक लंबे समय में कोई, जिसे कहते हैं ना कि इफेक्टिव बदलाव आता है। ठीक है, नेहा खुल्लर जी, मैम साप्ताहिक प्रोग्राम स्टेट में कितने ही चले उससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा। क्या ये डिमांड की जा सकती है सरकार से कि भाई अगर किसी भी बस के अंदर, किसी भी व्हीकल के अंदर जो नॉर्म्स हैं, जैसे अगर कार 5 सीटर है तो 5 ही लोग हों, 7 सीटर है तो 7 ही हों, अगर 32 सीटर बस है तो 32 ही हों, अगर उससे बड़ी है तो उसी हिसाब से हो, उससे अगर एक भी पैसेंजर ज्यादा मिला तो हैवी फाइन होगा। जो भी उसका ड्राइवर होगा उसके लाइसेंस को मार्क किया जाएगा। अगर 3 बार वो सेम ड्राइवर अपने वहां से वो गलती करता है तो लाइसेंस सीज होगा, और जिस एजेंसी की वो बसें हैं उसके लाइसेंस को सीज किया जाएगा। क्या हम ये सब डिमांड नहीं कर सकते? देखिए, ये जो आप वायलेशन बता रहे हैं, वायलेशन की तो पेनल्टी बहुत ढंग से डिफाइंड है। प्रॉब्लम ये है कि इनको एनफोर्स करने वाले जो लोग हैं ना, परिवहन और पुलिस, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उसको एनफोर्स करें। हर चीज के नॉर्म्स बने हुए हैं, बॉडी बिल्ड के बने हुए हैं, रिफ्लेक्टर कहाँ लगेंगे, ट्रॉलर पे क्या बॉडी मेक होगा, यहाँ तक कि ट्रैक्टर की भी जो लोग बॉडी मॉडिफाइड करवा लेते हैं उसके वायलेशंस पे भी पेनल्टीज हैं। हर चीज डिफाइंड है। दिक्कत यहाँ पे है कि एनफोर्सर्स जो हैं, जिन पे ये जिम्मेदारी है कि वो इसको धरातल पे लेके जाएं, वहां गैप है। ये लोग इसको नहीं करते हैं। और जैसा कि अभी एकलव्य जी ने कहा, उन्होंने तो साफ साफ शब्द यूज कर लिया, सब कुछ तो पैसों से चल रहे हैं, हम जिंदगी की बात फिर कर क्यों रहे हैं? तो बस जब परिवहन को अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है, वो रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट बन के बैठा है, जबकि उनका कोर है कि सेफ और स्मूथ ट्रैफिक हमारा होना चाहिए सड़कों पर। तो उस पे फोकस करें, ना कि रेवेन्यू पे फोकस करें। नियम कायदे कानून सेंटर के भी बने हुए हैं, स्टेट के भी बने हुए हैं। ठीक है, अमित मल्होत्रा जी, भाई चलिए मान लेता हूं, एक बार आपकी बात को बड़ा करते हैं कि यहां पर 11 केवी की लाइन जितनी हाइट पर होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हाइट पर थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सर पूरे स्टेट के अंदर यही स्थिति हो। क्या हम रैंडमली चेक करते हैं कि भाई चलिए रैंडमली एक कहीं पर जाकर देखते हैं कि वहां ऐसा तो नहीं कि तार झूल रहे हैं, क्योंकि घटनाएं ऐसा नहीं है कि घटी नहीं है, इससे पहले भी घटी है और भविष्य में ना घटे, इसके लिए क्या हम पूरे तरीके से मुस्तैदी से काम करते हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि समन्वय का अभाव है सरकार के खुद के विभागों में। आज जब हम लाइन डालते हैं तो मानक के अकॉर्डिंग डालते हैं, उसी के हिसाब से ठेकेदार को पेमेंट होता है। अब उसके बाद में यदि मान लीजिए वहां पर सड़क बन गई और जो हाइट है वो कम हो गई, तो जो आपका लोकल बॉडीज है वो बिजली विभाग को सूचित करते हैं या नहीं करते हैं? उन्होंने ये बताया कि नहीं बताया कि भाई जो आपकी हाइट थी वो कम हो चुकी है, तो जो चीज़ 17 फीट पे है वो चीज़ घट के 15 फीट पे आ गई, तो हादसे नहीं होंगे तो क्या होंगे? दूसरी बात, जहां पर हादसा हुआ यहां तो ऐसा नहीं है ना, नहीं कि कागजों में बोल रही हो 17 फीट पर और जमीन पर हो 13 फीट पर, ऐसा तो नहीं है। नहीं, क्योंकि ये आम रास्ता ही नहीं है, वहां पे कोई सड़क बनाई गई नहीं है, बल्कि और खड्डा हो चुका है वहां पे, तो जितनी उसकी हाइट थी उससे भी वो ज्यादा बड़ी हो चुकी है। दूसरी बात, ये आम रास्ता नहीं है मान लिया, लेकिन क्या प्रशासन को और बिजली विभाग को ये नहीं पता कि यहां से गाड़ियां जाती है? तो उनको ये जो 14.72 फीट की हाइट पे जो होना चाहिए, उसकी जगह अगर हम 21 फीट पे करते जो आम रास्तों पे होना चाहिए, तो यह हादसा नहीं होता। जब वहां से व्हीकल जाते हैं तो यहां की हाइट मेरे हिसाब से 21 फीट होनी चाहिए थी, क्योंकि यह आम रास्ता नहीं है तो हमने ये मान लिया कि साहब 15 फीट से कम हाइट होनी चाहिए थी, 17 फीट पे हाइट है, हमने पल्ला झाड़ लिया। तो बात ये नहीं है कि यहां पे किसी को पेनल्टी से बचाना है। 17 फीट भी ज्यादा है। हाँ, तो भाई बस तो 12 फीट की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन देखिए हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं, हमें लग रहा है रास्ते पे गाड़ियां जा गई है, आज तक हादसा नहीं हुआ तो ठीक है चलता है, लेकिन जान की तो कोई कीमत नहीं होती ना। हमें कम से कम सुधार करना है। आज इस डिबेट से कम सरकार को ये तो मैसेज जाना चाहिए, जान की हमें कीमत सुधार है करना है। हर एक जान के बाद एक मुआवजे के जरिए उसकी कीमत को आंका जाता है। जी
हालांकि मैं वो कभी नहीं फॉर्मूला तय कर पाया कि ये फॉर्मूला कौन सा है जिसमें जान की कीमत को कैलकुलेट करके एक मुआवजे की राशि घोषित की जाती है, ना ये फॉर्मूला मैंने कभी पढ़ा है। एकलव्य, फाइनल कमेंट। देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है आपने जो पैसों वाली बात करी ना और अभी जो जान की कीमत की बात करी गई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है ना विजेंद्र जी, क्या होता है कि ये 3, 4, 5 बार साल में इन लोगों के फाइन हो जाते हैं, सही में पकड़े जाते हैं, तो या तो ये फाइन भर के और या घूस खिला के बच जाते हैं। अब होता क्या है विजेंद्र जी कि इन लोगों का जो ओवरऑल इन बस ऑपरेटर्स का जो प्रॉफिट होता है ना, उसके सामने ये घूस या फिर जो ये फाइन भी अगर आप बोल दो तो ये मतलब इतना सस्ता होता है कि उनके लिए अल्टीमेटली उन पैसेंजर्स की जान की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तभी हो सकती है विजेंद्र जी जब इन बस ऑपरेटर्स के बिजनेस की वैल्यू उसके बराबर हो, जब इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, जिन पैसेंजर्स की जान गई है उसी तरह से इनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इनका बिजनेस भी बर्बाद हो जाए, उस ड्राइवर की नौकरी भी चली जाए। जब ये होगा, जब ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स होगा ना विजेंद्र जी, तभी कोई उम्मीद करी जा सकती है कि कोई बदलाव आ भी सकता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा खुल्लर जी बहुत शुक्रिया आपका, एकलव्य जी और अमित जी आपका भी शुक्रिया। हम ये बार बार प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि सबसे पहले आपको अवेयर होने की जरूरत है। अगर जैसलमेर में बस के अंदर बैठने के दौरान आप ये ऑब्जेक्शन उठाते कि इस बस में हम सफर नहीं करेंगे, इसमें इमरजेंसी गेट नहीं है, हम इसमें सफर नहीं करेंगे, ये नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनी, तो वहां भी हादसा नहीं होता। यहां भी अगर एक कॉमन मैन ये सोच लेता कि मुझे सिलेंडर लेकर नहीं जाना है, मुझे इस बस के अंदर नहीं बैठना है, ये बस भी नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं है, तो भी हादसा नहीं होता। लेकिन जरा इस सिस्टम को समझिए। एक कॉमन मैन नियमों से विरुद्ध होकर सिलेंडर लेकर चलता है, एक ड्राइवर नियमों से विरुद्ध होकर उनको रखने देता है, वही ड्राइवर के साथ का खलासी उसको उस रास्ते से निकलवाता है जिस रास्ते पर उस बस को नहीं होना चाहिए, और वही आरटीओ और वही टोल उनको कवर करने देते हैं जो 4 जगहों से या 4 स्टेट से होते हुए यहां का हादसे का शिकार होती है। अगर इनमें से एक भी सजग होता तो यह हादसा नहीं होता, लेकिन अफसोस हादसा होता है, हल्ला होता है, मुआवजा होता है, जांच होती है, रिपोर्ट आती है, नहीं आती कोई नहीं जानता, और फिर एक नया हादसा होता है। लेकिन मंजिल होनी चाहिए, और मंजिल कभी मौत नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जम्मू में मैंने 3-4 गाड़ियों को मैंने वहाँ रोका और उनमें इतनी खामियां मिली कि उनमें भी 2 LPG गैस के सिलेंडर भी मिले उन गाड़ियों में।